नमस्कार साथियों, मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बिपरजॉय चक्रवात के बारे में या बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में, जिसके बारे में आपने समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से काफी कुछ सुना होगा और देखा होगा। उसी के बारे में हम आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो बिपरजॉय तूफान है ये किस प्रकार का चक्रवात है। सबसे पहले तो किस प्रकार का ये चक्रवात है, इस चक्रवात की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है, भारत के किन तटीय प्रदेशों को यह प्रभावित करने वाला है, साथ ही साथ इसका जो बिपरजॉय नामकरण किया गया है वो किस आधार पर इसका नामकरण किया गया है, किस देश ने इसका नामकरण किया है। इन्हीं सभी चीजों को आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और क्या ये बिपरजॉय नाम का जो तूफान है उसके अतिरिक्त जो अन्य तूफान हैं वो भी अलग अलग देशों में किस प्रकार से उनका नामकरण किया जाता है, साथ ही साथ भारत की क्या तैयारियां इसके विषय में हैं, बिपरजॉय तूफान के विषय में हैं, उन सभी मुद्दों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थंबनेल में भी आप देख पा रहे होंगे कि क्या बिपरजॉय जो है वो भारत में तबाही मचाएगा, भारत के तटीय प्रदेशों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा, जैसा नुकसान किसने पहुंचाया था, ताउते ने पहुंचाया था। तो थंबनेल में आप देख पा रहे हैं विषय क्या है कि क्या ताउते के बाद बिपरजॉय तूफान मचाएगा तबाही। इसका मतलब ताउते ने भारत में नुकसान पहुंचाया था। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं, ताउते नाम का जो तूफान है वो 2021 में भारत के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। अरब सागर में ये तूफान उठता है और अरब सागर से गुजरात के जो तट है उससे टकराकर ये गुजरात में क्या करता है, तबाही मचाता है, गुजरात में नुकसान पहुंचाता है। और उसी प्रकार की संभावनाएं बिपरजॉय तूफान के लिए भी जताई जा रही हैं कि ये भी गुजरात के तट से टकराकर वहां क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिपरजॉय जो है वो आखिर है क्या। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिपरजॉय क्या है, एक तूफान है, एक चक्रवात है या एक साइक्लोन भी इसे कहा जाता है। और किस प्रकार का ये साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल प्रकार का साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार का साइक्लोन है। अब ये उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल एक नया शब्द आप लोगों ने सुना है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में उनको हम अगली स्लाइड में बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिर होते क्या हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये अरब सागर में हुई है। ये सारा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये अरब सागर का क्षेत्र है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है दो तरफ से जल से घिरा हुआ है, सभी लोगों को मालूम है आपको, एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। इस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तूफान अभी उठा है किस नाम से, बिपरजॉय नाम से जो तूफान उठा है वो भारत के अरब सागर क्षेत्र में उठा है। और अरब सागर क्षेत्र में जब इसकी उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में जो इसकी दिशा थी, प्रारंभ में जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसकी दिशा किस तरफ थी, नॉर्थ साइड में थी। और ये किस तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की ओर अग्रसर था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते 12 जून की यदि हम बात करें तो 12 जून को रात 9:45 पर इसकी जो दिशा है वो नॉर्थ साइड से परिवर्तित होकर क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये भारत के गुजरात जो क्षेत्र है और उसके निकटवर्ती पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उससे टकराकर तबाही मचाने की इसकी संभावना जताई गई है, वहां जानमाल का नुकसान करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये है 12 जून रात 9:45 की स्थिति की किस प्रकार से इसकी जो डायरेक्शन है बिपरजॉय तूफान की वो दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बिपरजॉय तूफान किस प्रकार का एक तूफान है, ये एक ट्रॉपिकल प्रकार का क्या है, साइक्लोन है, या इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रकार का एक साइक्लोन है। अब उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन की यदि हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन क्या होते हैं वो आपको समझना है। उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन समझने से पहले आपको जानना होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। तो वर्ल्ड के मानचित्र को या विश्व के मानचित्र को जब आप देखेंगे तो हमारे जो अर्थ है उसके बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है उसे 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में एक कर्क रेखा होती है। क्या होती है, कर्क रेखा। और इसी प्रकार 23.5 उत्तर में 23.5 दक्षिण में क्या होती है, मकर रेखा होती है। इस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो स्थान कहलाता है, बीच का जो एरिया होता है
वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। और चूंकि बिपरजॉय नाम का जो तूफान है वो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है, और अरब सागर आप देख पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में पड़ रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये पड़ रहा है। हिंद महासागर, उत्तर हिंद महासागर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, और इस हिंद महासागर में ही ये तूफान उठा है, अरब सागर क्षेत्र में। इसीलिए हम इसको किस में कैटेगराइज करते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन में कैटेगराइज करते हैं। तो ये बात हुई क्षेत्र के आधार पर इसके प्रकार की। इसके अलावा दूसरा जो साइक्लोन या चक्रवात का प्रकार होता है वो होता है टेम्परेट साइक्लोन, जो कि 23.5 उत्तर या 23.5 दक्षिण के बाद जो धरती के भाग हैं उन पर आता है। तो ये दो मोटे कैटेगराइजेशन हुए, दो प्रमुख कैटेगराइजेशन हुए, वर्गीकरण हुए विश्व में जो साइक्लोन या चक्रवात आते हैं उनके प्रकारों के बारे में। तो यहां उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को यदि हम देखेंगे तो ज्यादातर आपको समुद्री भाग में ये जो है तूफान, महासागर में ये तूफान दिखाई देंगे। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो किस भाग में आते हैं? महासागरीय भाग में आते हैं, और महासागर में उठकर ये किस ओर बढ़ते हैं? धरातलीय भाग की ओर बढ़ते हैं। जबकि टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं वो कहां आते हैं? धरातल पर आते हैं, और धरातल पर उत्पन्न होकर ये किस ओर बढ़ते हैं? महासागर की ओर बढ़ते हैं। तो ये दो प्रमुख प्रकार के साइक्लोन विश्व में हमें देखने को मिलते हैं। और आज जो बिपरजॉय तूफान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन के अंतर्गत आता है, जिसे निम्न अक्षांशीय लो लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है। कारण क्या है कि ये 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में आता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन को हाई लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है। क्यों? उच्च अक्षांशीय साइक्लोन भी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पर 65 डिग्री से जो उच्च अक्षांश है, 23 डिग्री से 65 डिग्री के जो उच्च अक्षांश है उनमें ये साइक्लोन आते हैं। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया, ये महासागर पर उत्पन्न होते हैं और ये धरातल पर उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने का जो कारण है उसको आगे की कुछ स्लाइड्स में हम विस्तार से देखने वाले हैं। अभी के लिए हमने दो प्रकार के साइक्लोन की बात की, और जो बिपरजॉय जो तूफान है हमारा वो किस प्रकार का तूफान है? ट्रॉपिकल प्रकार का तूफान है, उष्ण कटिबंधीय प्रकार का चक्रवात है। अब ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये अलग अलग विश्व में अलग अलग क्षेत्र में जब आते हैं तो इन्हें अलग अलग प्रकार से क्या करा जाता है? कुछ नाम देशों द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले यदि ये पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं तो इन्हें टाइफून नाम दिया जाता है। ऐसे चक्रवात जो पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर किसकी ओर बढ़ते हैं? एशिया की ओर बढ़ते हैं, उन्हें टाइफून नाम दिया जाता है। जबकि ऐसे तूफान, ऐसे चक्रवात जो कि पैसिफिक ओशियन, इधर भी आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा, यहां से जो किसकी तरफ बढ़ते हैं? अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? टॉर्नेडो नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? टॉर्नेडो नाम दिया जाता है। जबकि यदि उष्ण कटिबंधीय तूफान ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि ये कैरेबियाई जो देश हैं वहां पर ये तूफान आते हैं अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत, तब उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नामों से इन्हें पहचाना जाता है। हालांकि ये सभी किससे संबंधित हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय तूफानों से ही संबंधित हैं। इसी प्रकार से जब हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे तूफान आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय, सामान्य नाम उष्ण कटिबंधीय तूफान के नाम से या उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन के नाम से, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो ये थी अलग अलग हिस्सों में इनको किस प्रकार से पहचाना जाता है, किस प्रकार से इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक नाम इसे दिया जाता है। जैसे आपने अभी देखा बिपरजॉय, नाम क्या दिया गया तूफान को? बिपरजॉय। हालांकि इसके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है? जॉय या खुशी। जॉय का मतलब होता है खुशी, लेकिन क्या ये खुशी देगा या गम देगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिपरजॉय में जॉय शब्द जो जुड़ा है वो
जो जॉय शब्द है वो किसका कैसा शब्द है, बंगाली शब्द है, और इसका नामकरण जो किया गया है वो बांग्लादेश द्वारा किया गया है। अब बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण क्यों किया गया है, इस विषय में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो नामकरण किया जाता है, किस चक्रवातों का जो नामकरण किया जाता है, जैसे पहले ताउते नाम जो दिया गया था वो म्यांमार के द्वारा दिया गया था, अब ये बिपरजॉय नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो ये नामकरण अलग अलग देशों द्वारा जब किया जाता है तो क्या उसका कुछ सिद्धांत है, क्या उसकी कोई पद्धति है? तो जी हां, उसकी एक पद्धति निर्धारित की गई है, और वो पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की गई है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है, और दूसरी संस्था है ESCAP, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया। ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या करती हैं, किसी भी चक्रवात के नाम को क्या करती हैं, फाइनलाइज करती हैं, लेकिन उसकी कुछ पद्धतियां इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं। पहली पद्धति तो क्या है, नाम केवल किसका दिया जाएगा, केवल उन्हीं चक्रवातों का नामकरण किया जाएगा जिनकी स्पीड 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से अधिक है। 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से अधिक स्पीड होने पर ही चक्रवात का नाम दिया जाएगा, अन्यथा इनका नामकरण नहीं किया जाएगा। और ये जो नामकरण किया जाएगा ये कुछ देशों से सलाह लेकर किया जाएगा। अब किन देशों से सलाह लेकर किया जाएगा? जैसे यदि हिंद महासागर में क्या आता है, हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता है, तो हिंद महासागर में जो चक्रवात आएगा उस चक्रवात को जो नाम दिया जाएगा वो इस तूफान से प्रभावित होने वाले देशों द्वारा दिया जाएगा, प्रभावित देशों द्वारा दिया जाएगा। इन प्रभावित देशों द्वारा नाम किसके पास भेजा जाएगा? WMO ESCAP द्वारा को भेजा जाएगा, और ये दोनों संस्थाएं मिलकर क्या करेंगी, फाइनलाइज इस नाम को कर देगी। तो नाम दिया तो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रभावित देशों द्वारा दिया जाता है, और फाइनलाइज किसके द्वारा किया जाता है, WMO के द्वारा किया जाता है। तो ये थी पद्धति। लेकिन ये जो पद्धति विकसित हुई ये साल 2000 में विकसित हुई। कब हुई? साल 2000, वर्ष 2000 में विकसित हुई। 2000 से पूर्व जो नामकरण दिया जाता था वो अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग प्रकार से जो नामकरण है वो दिया जाता था। उससे समस्या क्या उत्पन्न होती थी कि सभी देशों का जो तूफान है, तूफान के लिए किसी प्रकार की देश की कोई सीमा नहीं होती। हर देश को क्या, जो भी क्या है उस समुद्र से लगा हुआ देश है जिसमें ये तूफान आ रहा है, उन सभी देशों को ये प्रभावित करता है। तो जब एक देश दूसरे देश से सूचनाओं का आदान प्रदान करता था तूफान के बारे में, तो उसमें समस्या क्या उत्पन्न होती थी कि अलग अलग देशों ने अलग अलग जब नाम दिया था तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया, एक कॉमन नियम बनाए गए कि सभी देशों के लिए जो तूफान का नाम होगा वो एक जैसा होगा। अब सभी देश एक नाम मानेंगे, उसके लिए सिद्धांत क्या होगा कि बारी बारी से सभी देशों को मौका दिया जाएगा, जो भी प्रभावित देश हैं बारी बारी से सभी देशों को मौका दिया जाएगा कि वो तूफान का नामकरण करें। तो इसी प्रकार से जो हिंद महासागर है उसके जो तूफान हैं उनका नामकरण रखने का जो कार्य किया जाता है वो ये जो 13 देश आपको दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा ये नामकरण किया जाता है, और ये नामकरण अल्फाबेटिकली किया जाता है। यानी सबसे पहले बांग्लादेश सबसे पहले अल्फाबेटिकली आता है, तो इसके द्वारा नामकरण रखा जाएगा, फिर अगले देश द्वारा, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, इस तरह 13 देशों द्वारा, और हर देश द्वारा 13 नाम दिए जाएंगे। हर देश द्वारा क्या नाम दिए जाएंगे? 13 नाम दिए जाएंगे। तो 13 देश 13 नाम देंगे तो कुल कितने नाम मिल जाएंगे? 169 नाम मिल जाएंगे तूफानों का, और इन 169 नामों में से ही नाम तूफानों का रखा जाएगा। तो इस प्रकार से भविष्य में आने वाला जो तूफान है उसका नामकरण भी पहले से ही तय होता है। जैसे ये जो नामकरण है बिपरजॉय ये पहले से तय था, और इस बिपरजॉय के बाद में जो अगला तूफान आएगा उसका नामकरण भी पहले से तय है, उसका नाम होगा तेज। ठीक है, क्योंकि 169 नामों की लिस्ट पहले से ही बना ली गई है, जिसके आधार पर क्या किया जाएगा? नामकरण किया जाएगा। और इसी तरह आपने बिपरजॉय से पहले एक ताउते नाम का भी तूफान देखा और पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से ये एक लिस्ट बनी हुई है जो हिंद महासागर को प्रभावित करेंगे ऐसे तूफानों के 169 नामों की, और उसी में से क्रमशः जो नाम है वो अल्फाबेटिक क्रम में रखे जाते हैं, अल्फाबेटिक क्रम में देशों द्वारा रखे जाते हैं। तो ये हमने देखा कि नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई और किस प्रकार से नाम रखा जाता है, नाम रखने के सिद्धांत जो है वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये जो साइक्लोन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, चक्रवात जिनकी हम बात कर रहे हैं,
आखिर उनकी उत्पत्ति क्यों होती है, उष्ण कटिबंध के ये जो तूफान हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंध में जो तूफानों की उत्पत्ति का कारण है, वो पहला जो कारण है यहां पर महासागरों का पाया जाना। तो उष्ण कटिबंधीय तूफान कहां उत्पन्न होते हैं, महासागर की सतह पर उत्पन्न होते हैं, महासागर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब इन महासागरों में जो जल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है 27 डिग्री के से उच्च ताप का होना। तो जब गर्मियों का मौसम आता है, ग्रीष्म काल आता है, तो महासागर का जो जल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। महासागर का जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। महासागर का जल हो गया क्या, गर्म। तो गर्म जब जल हो जाता है तो क्या होती है, उस गर्म जल के आसपास, उस गर्म जल की सतह पर से वायु क्या उठना चालू कर देती है, ऊपर उठना चालू कर देती है। क्योंकि जब क्या हो जाता है, जो स्थान गर्म हो जाता है, जिस स्थान का ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां से वायु ऊपर उठेगी गर्म होके। तो गर्म होके वायु क्या उठ गई, ऊपर उठ गई। अब वायु जब गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, आसपास की जो वायु है, आसपास की जो ठंडी वायु है, वो इस वायु का स्थान घेरने के लिए आसपास से क्या आएगी, इस खाली स्थान की ओर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वायु चलने लगेगी, हवा चलने लगेगी। कैसे चलने लगेगी, वायु ऊपर उठेगी गर्म होकर। गर्म क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीष्म काल में महासागरों की सतह का तापमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सतह का तापमान ज्यादा होने के कारण वायु कहां उठी, ऊपर उठी। ऊपर उठी तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां से इस वायु का स्थान लेने के लिए वायु आती है। और वायु जब आती है इस प्रकार से तो क्या होता है, ये वायु सीधे पथ में नहीं आती। अब सीधे पथ में क्यों नहीं आती, क्योंकि धरती पर एक कोरियोलिस बल कार्य करता है। अब वो कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल आता है, ये देखो आपको दिखाई दे रही है, धरती अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। और जब धरती अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है। उस बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो वायु क्या आ रही है, इस दिशा में आ रही है, ये सीधी दिशा में गमन नहीं करती, अपितु क्या हो जाता है, इसका रोटेशन हो जाता है। इस वायु का भी क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। ये रोटेशन किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन से क्या हो जाता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है। और इस कोरियोलिस बल के कारण ही क्या हो जाता है, इन हवाओं का पथ जो है वो भी सीधा ना रहकर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में तो ये किस प्रकार की हो जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये किस प्रकार घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये किस प्रकार से घूमने लग जाती हैं, क्लॉकवाइज घूमने लग जाती हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इनका क्या हो जाता है, पथ हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये हवाएं ये स्थान घेरने आती हैं, जो हवा गर्म होकर ऊपर उठी है उसका स्थान घेरने के लिए जब ये हवाएं आती हैं तो इनका मूवमेंट साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वृत्ताकार मार्ग में ये क्या करने लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं। और वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई क्या उठती हैं, ऊपर की ओर उठती जाती हैं। अब ऊपर की ओर उठने के पश्चात जब ये एक हाइट को प्राप्त कर लेती है, एक ऊंचाई को प्राप्त कर लेती हैं, तो वहां जाकर इनका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। संघनन का तात्पर्य होता है, ये हवाएं जो ऊपर उठी हैं, महासागर से उठी हैं, तो अपने साथ क्या लेके आई हैं, नमी लेके आई हैं। तो एक हाइट पर पहुंचने के बाद ये जो गर्म हवाएं थी, इनका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इनमें जो नमी थी उसका संघनन हो जाता है। और इसी के कारण क्या होती है, बरसात उत्पन्न होती है। इनसे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, और इन चक्रवातों के कारण क्या होती है, बरसात। तो चक्रवात कैसे बना, जो लो प्रेशर जोन बना, ये जो हवा यहां से उठी तो यहां क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया। जब हवा यहां से उठी तो यहां क्या बन गया, लो प्रेशर, कम दाब का क्षेत्र बन गया। ठीक है, और इस कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आई, हाई प्रेशर से। जहां हाई प्रेशर था या उच्च दाब था वहां से हवाएं आई, लेकिन ये हवाएं सीधे पथ में ना आकर सर्कुलर पाथ में आती हैं। उसका कारण क्या होता है, पृथ्वी का रोटेशन
और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये अपने मार्ग में क्या घूमने लग गई, वृत्ताकार, और इस प्रकार से साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। ऊपर जाकर ये हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, संघनन होता है, संघनन होने से बरसात होती है, और संघनित होकर ये हवाएं क्या होती हैं, वापस नीचे उतरना चालू करती हैं, वापस नीचे उतरना चालू करती हैं। और जो जहां ये नीचे उतरती हैं ये हवाएं, वो क्या कहलाता है, आई एरिया, साइक्लोन की आंख या साइक्लोन की आई कहलाता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ के वापस नीचे उतरना चालू करेंगी, वैसे वैसे जो ये आई एरिया है ये क्या होता जाएगा, इसका विस्तार होता जाएगा। और जितना आई एरिया का विस्तार होता जाएगा, आंख एरिया, जो साइक्लोन का आंख एरिया का विस्तार होता जाएगा, उतना ही साइक्लोन भी क्षेत्र में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से साइक्लोन का जो फैलाव है वो ज्यादा होता जाता है। कितना फैलाव होगा ये किस पर निर्भर करता है कि ये जो हवाएं यहां से उठी हैं ये कितनी ऊंचाई पर जाके संघनित होती हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और जितनी ऊपर उठेंगी उतना ही साइक्लोन का आई एरिया होगा, और आई एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही साइक्लोन का, उतनी ही क्षेत्र में साइक्लोन का क्या होगा, फैलाव होगा, और उतनी ही ज्यादा वो क्या मचाएगा, तबाही मचाएगा। तो ये था साइक्लोन की उत्पत्ति का कारण, रोटेशन के कारण इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलने लग जाती हैं, जिसे हम साइक्लोन के नाम से पहचानते हैं, चक्रवात के नाम से पहचानते हैं। तो ये बात करी हमने कि ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन जो होते हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। अब भारत के यदि हम महासागरीय प्रदेश जो भारत से लगते हैं वो, उनकी यदि हम बात करें तो दो क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र और एक अरब सागर का क्षेत्र। तो अब तक जो प्रवृत्ति रहती थी वो इस प्रकार की थी कि बंगाल की खाड़ी जो क्षेत्र था, यहां पर उष्ण कटिबंधीय तूफान या ट्रॉपिकल साइक्लोन आते थे वो अधिक आते थे, और अरब सागर में ये जो तूफान है ये अपेक्षाकृत कम मात्रा में आते थे। और अरब सागर में जो तूफान आते थे उनकी दिशा जो होती थी वो किस तरफ होती थी, इस तरफ, यानी पूर्व पश्चिम की तरफ होती थी। किस तरफ होती थी, पश्चिम की तरफ होती थी। इसी प्रकार जो बे ऑफ बंगाल में तूफान आते थे उनकी दिशा भी किस तरफ होती थी, पश्चिम की ओर होती थी। तो बे ऑफ बंगाल से पश्चिम की तरफ आने पर भारत का क्षेत्र लगता है। तो बंगाल की खाड़ी के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत को अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि अरब सागर में जो उठने वाले चक्रवात हैं जब वो पश्चिम की तरफ जाते हैं तो बाकी के एशिया क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, वो भारत को अपेक्षाकृत कम प्रभावित करते थे। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि अरब सागर क्षेत्र के जो तूफान हैं वो या चक्रवात हैं वो भी भारत के क्षेत्र को प्रभावित करने लग गए। उसका कारण है अरब सागर क्षेत्र में निरंतर क्या होना, तापमान में वृद्धि होना। क्या होना, तापमान में वृद्धि होना। पिछले कुछ वर्षों में अरब सागर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से लेके 1.5 डिग्री तक बढ़ गया है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, और उसका कारण है क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है वो पूरा अरेबियन सी का जो क्षेत्र है उसका तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण इससे उठने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो अधिक ऊपर तक जा रही हैं, और उसके कारण जो साइक्लोन का आई एरिया है उसका विस्तार ज्यादा होने के कारण ये भारत के क्षेत्रों तक भी अब नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ रहा है। जबकि बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात हैं वो पहले से ही भारत को नुकसान पहुंचाते ही थे, और अब अरब सागर के क्षेत्र में जो तूफान उठ रहे हैं वो भी अब भारत को क्या कर रहे हैं, भारत की तरफ अग्रसर होते हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे पूर्व में 2021 में जो ताउते तूफान आया था वो भी अरब सागर क्षेत्र से उठा था, और बिपल जॉय जिस तूफान की हम बात कर रहे हैं, जिस चक्रवात की हम हाल के दिनों में बात कर रहे हैं, वो भी अरब सागर से उठा हुआ ही क्या है, एक तूफान है। तो ये थे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के वे तूफान जो भारत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब भारत को ये जो तूफान है जिसकी हमने चर्चा की, बिपरजॉय नाम का जो तूफान है वो प्रभावित करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने चालू कर दिए हैं, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय मौसम जो विभाग है उसने अब इस चक्रवात को, बिपरजॉय नाम के तूफान को किस कैटेगरी में डाल दिया है, ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया है। किस कैटेगरी में, ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया है। तूफानों को भारतीय मौसम विभाग 4 प्रकारों में
क्या करता है, डिवाइड करता है। पहला ग्रीन कैटेगरी, दूसरा येलो कैटेगरी, और तीसरा ऑरेंज कैटेगरी, और चौथा क्या, रेड कैटेगरी। और ग्रीन कैटेगरी का तात्पर्य है कि क्या है कि किसी प्रकार की चेतावनी भी उन तूफानों के लिए जारी नहीं की जाती, किसी प्रकार के प्रिपरेशन या यानी हल्के मध्यम जो है वो चक्रवात होते हैं जिनके द्वारा जान और माल की हानि की संभावना बहुत कम होती है। जबकि येलो कैटेगरी के जो तूफान होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता के होते हैं, किससे, ग्रीन जोन के या ग्रीन कैटेगरी के जो तूफान होते हैं उनसे अपेक्षाकृत तीव्र कैटेगरी के ये तूफान होते हैं। और अब सरकार इनके बारे में क्या करना लग जाती है, अपडेट लेना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में अपडेट देना चालू कर देता है। उसके बाद आता है ऑरेंज जोन के तूफान या ऑरेंज कैटेगरी के। इसमें सरकार अपनी क्या कर देती है, तैयारियां प्रारंभ कर देती है। जान और माल के नुकसान की संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा तैयारी आरंभ कर दी जाती है। और रेड कैटेगरी का मतलब है तूफान नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है और सरकार इस स्थिति में क्या है, एक्शन लेने को तैयार रहती है, एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है। तो ऑरेंज कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, तो मतलब सरकार तैयार है। और इस दिशा में आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, हमारे जो पीएम है उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो ली, और इस हाई लेवल मीटिंग में तूफान से लड़ने की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया गया। जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनको खाली करवा दिया गया है, और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर जो फोर्स है हमारी, उस नेशनल डिजास्टर फोर्स को भी क्या कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये था जो तूफान, बिपरजॉय तूफान है, उसका नामकरण, वो किस प्रकार से भारत की ओर बढ़ रहा है, कैसे उसका नामकरण किया गया, सरकार की क्या तैयारियां हैं, इन सभी के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं ऐसी ही किसी खबर के साथ में अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।